फिर भी कोई एक ऐसा क्लाइंट जो आपको लगता है कि जिसने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चेंज कर दी? 95 में जो स्वामी रामदेव जी हैं और पतंजलि ग्रुप है, वो आया हमारे पास। आज वो भारत का बड़ा ग्रुप बन गया। तो आज की तारीख में वायरलेस का इन्वेंटर जगदीश चंद्र बसु। तो स्वर्ग नरक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है या यहीं पर है? जब मैं धर्म और कर्म की बात करता हूं, क्या उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं पर फिट होते हैं? और अगर धर्म की बात करके चलता हूं, क्या धर्म किसी एक जाति संप्रदाय या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इससे जुड़ा हुआ है? आज इन सभी बातों को जानने के लिए हमारे साथ उपस्थित है अनिल वर्मा जी। अनिल वर्मा जी का इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है, पर मैं अनिल वर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कि थोड़ा सा अपने बारे में जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको बताएं। अनिल वर्मा जी, आपका स्वागत है। देखिए साहब, मैं तो हरिद्वार का रहने वाला हूँ। दिल्ली से क्वालिफाई किया और क्वालिफाई होने के बाद हरिद्वार आ गया। तब हरिद्वार, आज तो बड़ा शहर है, तब 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हरिद्वार में थे। चौथा चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं था। यहाँ व्यवसाय भी नहीं था। उन सब चीज़ों से निकलते हुए जैसे जैसे यहाँ की सोसाइटी का विकास हुआ, वैसे ही हमारा विकास हुआ। और हमारे मन में शुरू से ही ये बात थी कि हमें जॉब सीकर के रूप में नहीं रहना है, हमें जॉब प्रोवाइडर के रूप में काम करना है। और आज मैं कह सकता हूँ, जो आज प्रैक्टिस में आज हमको 33 इयर्स हो गए हैं। हाँ, हमने हर बरस 8 से 10 सीएस हम यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम 30 से 40 की जो स्ट्रेंथ है, जो काम करने वाले जो सहयोगी हैं, मैं उनको एम्प्लॉय नहीं बोलता हूँ, वो मेरे सहयोगी हैं। 30 से 40 संख्या वो है। माने एक बड़ा हम लोग काम कर रहे हैं। और फिर जिसके लिए सर्व कर रहे हैं, वहाँ भी और आज भी हम सर्वस्पर्शी, माने टचेबल टू ऑल, सर्वस्त्रीय, माने ऑफ ऑल लेवल, एंड सर्वव्यापी, माने एवरीवेयर की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। माने हमारे पास आज भी छोटे से छोटा क्लाइंट भी जो है, जो 1000 रुपीज से नीचे की फीस देता है, और बड़े से बड़ा जो 25 लाख 50 लाख की फीस देता है, वो क्लाइंट है। और प्रोफेशन में भी सभी जो सेक्टर हैं, वो उद्योग होगा तो सभी तरह के उद्योग हैं। इनकम टैक्स में जो पर्सन की डेफिनेशन के अंदर जितनी कैटेगरी आती हैं, उन सब कैटेगरी को हम सर्व करते हैं। छोटे से छोटा व्यापारी और बड़े से बड़ा, वो हमारे पास है। और जहां हम काम कर रहे हैं, वो वर्ड मैंने यूज किया सर्वव्यापी। तो शहर के हर कोने में, शहर के हर इंडस्ट्री एरिया में और उत्तराखंड के अंदर भी सभी स्थानों पर हमारी पहुंच है, हम काम कर रहे हैं। सब मेरे को ना, जैसे मैंने शुरुआत करी थी धर्म और कर्म के बारे में, क्या उसके बारे में थोड़ा सा एलेबरेट कर सकते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है धर्म और कर्म? देखिए, धर्म माने नॉट रिलीजियस मैटर्स। धर्म माने इट इज ए ड्यूटी। तो धर्म और कर्म, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आपका कर्तव्य नहीं है, आपका कर्म नहीं है, तो आपका धर्म जीरो है। जब हम इस बात को
आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बात करते हैं तो धर्म का मतलब है सत्य, ट्रुथ, इट रिमेन्स सेम, ये शाश्वत है। जब हम धर्म को रिलीजियस माने पंथ से जोड़ देते हैं तो धर्म शब्द को छोटा करते हैं। धर्म शब्द की एग्जैक्ट अंग्रेजी नहीं है, धार्मिक शब्द की जरूर अंग्रेजी है जिसको हम रिलीजियस बोलते हैं। सामान्यतः लोग धर्म, पंथ, मजहब और मत इन सबको एक मानते हैं। पंथ, मत, मजहब ये एक हैं, ये पर्यायवाची हैं। धर्म और पंथ एक नहीं है, क्योंकि पंथ, मजहब और मत इनमें 4 चीजें होनी आवश्यक हैं। एक होता है उपास्य, एक होता है उपासक, एक होता है उपासना पद्धति, एक होता है उपासना ग्रंथ। मतलब एक व्यक्ति है जिसको सब पूजा करेंगे, उसने जो बात कही दैट इज ए फाइनल, उसको बोलते हैं उपास्य। एक होता है उपासक जो पूजा करता है, जो उसको मानता है। एक होता है उपासना ग्रंथ, उन्होंने जो भी बोला जब वो किसी चीज में हम लिख डालते हैं उसको बोलते हैं उपासना ग्रंथ। और एक होता है उपासना पद्धति कि आप अपनी पूजा बैठ के करेंगे, खड़े होके करेंगे। जैसे आप क्रिश्चियनिटी में जाएंगे तो आप कुर्सी पे बैठ करके खड़े होके करेंगे, इस्लाम में जाएंगे तो नीचे बैठ के करेंगे। तो इसलिए दोनों शब्दों में अंतर करना चाहिए। इस अंतर न करने की वजह से विशेष करके भारत ने तो बहुत नुकसान उठाया है। राजा का धर्म माने राजा का कर्तव्य, राजा की ड्यूटी। तो इसलिए मैंने बोला कि धर्म और कर्म ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ओके सर, अब धर्म एंड कर्म से जुड़ा हुआ थोड़ा सा हाँ। और डिटेल में एक बार डिस्कस करते हैं सर। अब जैसे आप एक प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनल जैसे हम तो फाइनेंस से जुड़े हुए प्रोफेशनल है सर। जैसे तो अगर किसी प्रोफेशनल की राह में धर्म से हटकर, उसके कर्म से हटकर, मतलब मैं अगर प्रोफेशनल एथिक्स की बात करता हूँ, एक तरफ प्रोफेशनल एथिक्स है और एक तरफ आपका फाइनेंस है, तो अब उसमें जो मेजॉरिटी है वो फाइनेंस को चुनते हैं, मेजॉरिटी फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस अर्थ के बिना धर्म और कर्म नहीं होता। तो आप इस पूरे के पूरे जो मेरा सेंटेंस है, अर्थ के बिना धर्म और कर्म नहीं होता, आप इस पे क्या बोलोगे? देखिए, हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म आधारित अर्थ का उपार्जन करेंगे, धर्म आधारित आप काम में जाएंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओके, ये दोनों पक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। यहीं से ही नैतिक और अनैतिक 2 शब्द पैदा होते हैं। इसलिए धर्म आधारित अर्थ माने सत्य आधारित अर्थ माने ठीक ढंग से की हुई अर्जन किया हुआ धन। धर्म आधारित काम, काम से मतलब कार्य नहीं, काम से मतलब काम। और इन दोनों चीजों के करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। माने आपका जो लास्ट टाइम है वो काफी अच्छा जाएगा। ओके, आपको आप जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति आपको होगी। तो इसमें जो बात है कि एक मुद्दा जो खड़ा है कि यदि आपके पास पैसा आने को तैयार है लेकिन वो धर्म आधारित नहीं है, इसका मतलब सत्य आधारित नहीं है, हाँ जी, और आपने वो धन अर्जन कर लिया तो इसका मतलब वो अनैतिक हो गया। इसका मतलब उसके अंदर समस्याएं आने वाली हैं। जो भी परिश्रम के द्वारा माने कर्म के द्वारा या सत्य के आधार पर जो भी प्राप्ति होगी उसकी संख्या, उसका जो क्वांटम होगा वो कम होगा, लेकिन वो सुख देने वाला होगा। जितने भी जीव हैं
सब सब अल्टीमेटली सुख चाहते हैं। तो सुख प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है वो है आप नैतिक आधार पर, सत्य के आधार पर जीवन जिए, प्रकृति से जुड़ा हुआ जीवन जिए, उसी आधार पर ही धन का अर्जन करें तो सब चीजें ठीक होंगी। जहां पर ये नहीं है वहां पर दुख और कष्ट बढ़ता ही जाता है और चित्त में अशांतता बनी रहती है। अब सर इसी में थोड़ा सा और अगर हम डीप जाएंगे, बट डीपनेस से पहले मैं थोड़ा सा बैक में जा रहा हूँ, बैक फ्लैश में जा रहा हूँ सर। अभी आपको 33 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस हो गए हैं जी। सर। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप जीरो पर थे तो आपने बोला कि 4 लोग, आप चौथे थे जो यहाँ पर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप आए। तो मेरे को उस समय का आपका जो स्ट्रगल था, आप मुझे वो बताइए कि मतलब मेरा जानने का परिप्रेक्ष्य सर इसके अंदर सिंपल ये है कि जब कोई एक व्यक्ति नई प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, आज हम सबको पता है कि आप के जो आपके क्लाइंट्स हैं, आप किनको कंसल्ट कर रहे हैं, किनको आपकी कंसल्टेंसी सर्विस मिल रही है, वो भी हम चाहेंगे आप अपने मुख से बताएं कि आपका इनिशियल फेज क्या था। तो जो भी नई प्रैक्टिस की शुरुआत कर रहा है उसको क्या क्या कठिनाई आएगी और उस कठिनाई को वो कैसे टैकल करके चलेगा, उस परिप्रेक्ष्य में हम आपसे ये वाला क्वेश्चन। देखिए, सीए जब मैं बना तो मेरा जो पारिवारिक जो बैकग्राउंड था उसका प्रोफेशन के साथ में या इंडस्ट्री के साथ में या समाज का जो उचला वर्ग है, ऊंचा वाला जो वर्ग है, जहां पर सीएस की आवश्यकता होती है, उससे मेरे परिवार का कोई ताल्लुक था ही नहीं। तो जब नए प्रोफेशन में आते हैं उसमें ना तो कोई आपका रिश्तेदार, ना ही कोई मिलने वाला आपको काम देने वाला है। आपने छोटे छोटे कामों को ही बड़ा करना होता है। छोटे छोटे कामों को के द्वारा ही चेन सिस्टम से लोगों का आना आपके ऑफिस में होता है। ये एक इनिशियल टाइम होता है जब एक प्रैक्टिशनर लोहे के चने चबाने जैसा काम होता है। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन इस प्रोफेशनल से होती है कि जो भी बताएगा वो सही बताएगा। दूसरी ओर उसके पास उतना अनुभव भी नहीं होता है और छोटे छोटे काम रहते हैं। जब वो छोटे छोटे काम पर अपनी योग्यता, प्रैक्टिस की जो गहराई है, जो उसका प्रोफेशनल, उसका जो डेवलपमेंट है, वो जब करके रखता है तो वहां से ये चीजें शैने शैने पैदा होती हैं। तो इनिशियल लेवल पर कोई बहुत बड़े काम नहीं आते हैं, छोटे छोटे ही काम आते हैं, और जिससे प्रोफेशनल बहुत उम्मीद लगा के बैठा होता है कि यहाँ से मेरे पास काम आएगा, वहां से कभी काम आता नहीं, वो सबसे आखिर में आते हैं। हाँ जी। मैं भी जानता हूँ कि जो लोग मेरे काफी निकट थे वो तो आज भी निकट है, पर अपना अपना काम उन्होंने कभी भी नहीं दिया। क्यों सर? अब ये तो वही जानते हैं, वो कंसल्ट करने के लिए आ जाएंगे, हाँ जी। कंसल्ट करके चले जाएंगे, लेकिन पैसे की प्राप्ति उनसे होगी ऐसा नहीं होता है। या वो आएंगे भी तो काफी लेट आएंगे, 15 साल 20 साल बाद आते हैं। हाँ जी। इसलिए इन बातों से निराश होने की जरूरत नहीं होती नए प्रोफेशनल को। ये एक प्रक्रिया है और हर सक्सेसफुल प्रोफेशनल को इस प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। यदि वो इस प्रक्रिया में घबराया और पांव पीछे किए तो सफलता के सामने क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसको सिंपल समझ लीजिए कि यदि कोई एम्स में डॉक्टर है
वहाँ अच्छा काम करता है। अब उसके मन में आया कि मैं प्रैक्टिस करूंगा। अब जाके उसने अपना क्लिनिक खोल लिया। उसके पास में प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी है जो छोटी एजुकेशन वाला है, या वो आरएमपी है। तो जो पेशेंट पहले वहीं जाता है आरएमपी वाले के पास, इसके पास तो जो वहां से थक जाता है तो वहां आता है। तो उसको भी 3 साल 4 साल की प्रक्रिया में गुजरना पड़ेगा। उसके पास जो पहले उसका एक्सपीरियंस था वो काम आएगा, लेकिन प्रैक्टिस के अंदर समय लगेगा, इसलिए उसकी वेट करनी पड़ेगी। जल्दबाजी में काम नहीं चल सकता है। आपको कितना टाइम लगा था सर? मुझे भी 3 साल लगे। 3 साल? मैक्सिमम 3 से बढ़ा दूं तो कितने लग सकते हैं अगर किसी की किस्मत अच्छी ना हो? 4 साल 5 साल। 5 साल बाद क्या फर्क आता है? 5 साल बाद लोग उसके पास आने लगते हैं, अच्छा सर। उसके आय का साधन बन जाता है। आपके पास 5 साल बाद कौन आया था? मेरे पास 5 साल बाद कौन आया तो बहुत पुरानी बात हो गई है। फिर भी कोई एक ऐसा क्लाइंट जो आपको लगता है कि जिसने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चेंज कर दी? हाँ, 5 साल 95 में जो स्वामी रामदेव जी हैं और पतंजलि ग्रुप है, वो आया हमारे पास 95 में। मेरे पास ना आपसे रिलेटेड कहानी है, मैं रिसर्च भी करके आया हूँ। 95 में वो आए। हम्म। आज वो भारत का बड़ा ग्रुप बन गया। हाँ जी। स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव, पतंजलि। जी। मतलब मेरे को ना, मैंने कुछ रिसर्च करी है आपके बारे में, हम्म। जिसमें इनिशियल स्टेज में जब पतंजलि ग्रुप के बाबा रामदेव जी आपके पास आए थे, जी। तो उस टाइम पर आपने कुछ भी अर्न नहीं करा था। उस समय पर जो मेरे पास सूचना है उसमें आपने सपोर्ट करा था उधर, कि कैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फ्री, हर एक चीज का कोई मूल्य आपने नहीं लिया। यू आर द वन जो हर एक चीज को स्टेब्लिश करने के लिए उनके साथ थे, तन मन और धन से। क्या ये बात सत्य है? ये बात आंशिक सत्य है, पूरी सत्य नहीं है, क्योंकि हम लोग भी उसमें स्टेलिंग स्टेज में थे, उनका आरंभ था। हाँ जी। हाँ, क्योंकि वो जिस ऑब्जेक्ट को लेके काम कर रहे थे, ऑब्जेक्ट था एलिवेटिंग इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का उठान और स्वदेशी। ये जो दो शब्द हैं वो उसमें काम करने के इच्छुक थे, वो आज भी कर रहे हैं। ये दोनों ही चीजें हमारे मन को भाती हैं। इसलिए एक प्रोफेशन के साथ साथ माने सेवा देना और सेवा लेना के अलावा भी जब हम मानसिक स्तर पर जुड़ते हैं तो एक परस्पर एक ऐसा संबंध बन जाता है जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप पैदा हो जाती है, अपनत्व का भाव आ जाता है। इसलिए आज भी हम उस ग्रुप को एक क्लाइंट के रूप में कभी भी हम मतलब मन में नहीं आता हमारे। हालांकि हम प्रोफेशन में है तो वो क्लाइंट हैं, हम प्रोफेशन में हैं, लेकिन उसमें अपनत्व का भाव कहीं ज्यादा है। तो सर, अभी हम पीछे ही हैं। आपने कहा कि आप उनके उनके जो दो मूल सिद्धांत थे, एक तो भारतीय संस्कृति का उत्थान और स्वदेशी, वो उनकी तब क्या सोच थी और आपकी सोच कैसे मिली उससे, उसके बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें। देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूं। जब मैं दिल्ली में पढ़ता था तब मैं वहां पर जुड़ा, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर भी व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है,
व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संस्कृति के फ्रेमवर्क में है। तो जब भारतीय संस्कृति के अंदर व्यक्ति निर्माण का काम है और नेशन के अपलिफ्टमेंट का काम है, वही चीजें जो साधु है, सन्यासी है, उसके मस्तिष्क में भी यही बात प्रमुख रूप से रहती है। तो जीवन के उद्देश्यों में समानता होने के कारण ये आपस में निकट आते हैं। उनके साथ साथ हरिद्वार में बहुत सारे हम लोग संतों के साथ हमारा ताल्लुक है। जैसे परमार्थ से हमारा ताल्लुक है। आज हम शांति कुंज को भी हम एडवाइस करते हैं। हम कनखल के अखाड़ों के बहुत सारे आश्रम्स हैं। मेरे को तो इतना पता है, जितना मैंने हरिद्वार में आपकी रिसर्च करी है, कि अगर कोई भी किसी दुविधा में है तो उसके लिए अनिल जी हमेशा खड़े हैं, और विद बिल्कुल टेक्निकल और बिल्कुल एज ए बिग ब्रदर, और जिससे कि डिपार्टमेंट यानी सरकार और समाज दोनों का भला हो सके। देखिए, आपने जो पहला शब्द उपयोग किया था धर्म, हाँ जी। धर्म माने सत्य, सत्य माने कर्तव्य निष्ठा, कर्म। हमें न्याय करना है, अपने कार्य से न्याय करना है। एक रेवेन्यू रिसिपिएंट है, एक रेवेन्यू प्रोवाइडर है। हमें इसमें बैलेंस बनाना है। मैं ऐसा प्रोफेशनल कल भी नहीं था और आगे भी नहीं होने वाला जिसके अंदर हम रेवेन्यू को, माने राजस्व को, माने सरकार के हिस्से को किसी तरह दाएं बाएं करके रेवेन्यू प्रोवाइडर को लाभ पहुंचाएं। ये हमने कभी भी नहीं किया और आगे भी करने का इरादा नहीं है। जो जिसका बनता है उसको जाना चाहिए। राइट सर। और जब आप, एक शब्द होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जब आप छोटी इकाई से बड़ी इकाई में अपने आप को मर्ज करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। व्यक्ति का परिवार में, परिवार का समाज में, समाज का राष्ट्र में, राष्ट्र का मानवता में ट्रांसफॉर्मेशन होता चला जाता है। तो मेरा भी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जो जिसको मदद चाहिए, जिसको आवश्यकता है, उसके लिए हम हाजिर हैं। प्रोफेशन में वाली बात है तो उसके लिए हाजिर हैं, प्रोफेशन के अलावा भी है उसके लिए भी हाजिर हैं। तो ये मूल बात उसकी है, वो है कि ट्रांसफॉर्मेशन। तो व्यक्ति से समाज की जो प्रक्रिया है, समाज से फिर जो है राष्ट्र की, और राष्ट्र से मानवता की, मानवता से परमेश्वर को प्राप्त करने की ये एक प्रक्रिया है। ये भी एक अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर खड़े हुए हैं। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में ही खड़े हुए हैं, कुछ परिवार में ही फंसे हुए हैं, कुछ समाज में ही हैं। बहुत कम संख्या ऐसी है जो परमात्मा को प्राप्त करने वाली है। वो तभी हो सकता है जब आप ह्यूमन काइंड माने मानवता के अंदर प्रवेश कर जाएं। जब तक जिसको भी परमेश्वर को प्राप्त करना है उसको इन सब प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। ये कभी भी नहीं हो सकता है कि
एक व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति करता जाए और परमात्मा को प्राप्त कर ले, ये कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये प्रक्रिया मैंने बताई, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवता और परमेश्वर। सर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की बात शुरुआत करने से पहले मैं, आप जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक से आप जुड़े हुए हैं, मेरे मेरे परिवार में भी सब राष्ट्रीय स्वयं आरएसएस से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक से। मुझे मौका नहीं मिला कि मैं जाऊं शाखा में कभी, पर मेरा बड़ा मन है और मैं जाऊंगा। आप मुझे जितना मैंने लिटरेचर पढ़ा है, जितना लिटरेचर मैंने सुना है, आप मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मतलब समझाइए सर। ट्रांसफॉर्मेशन क्या आपके मन में वहीं से उत्पत्ति हुई या कहां से हुई, मेरा सेकंड प्रश्न उसके बारे में बताइए सर, फिर मैं राष्ट्र पर आऊंगा। हमारे समाज की दुर्गति पिछले 1000 सालों में हुई। एक ऐसा देश जो सबसे ज्यादा जीडीपी प्रोवाइडर रहा हो, दुनिया के सभी देशों को ज्ञान, विज्ञान और मटेरियल का सप्लायर रहा हो, जिस कल्चर ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया हो, वो 8वीं शताब्दी के बाद से लेकर के 1947 तक 1000 ईयर से ज्यादा यहाँ पर झंझट खड़ा रहा। बीच बीच में संघर्ष भी कम नहीं किए, समाज में बहुत किए। आज आपको जो झंझट आज आपको दिखाई देता है इजराइल का और फिलिस्तीन का, ये झंझट हमारी इस धरा पर, भारत की धरा पर सैकड़ों साल चला। हमारे पूर्वजों ने न मालूम कैसे ये इतना बड़ा जीवन जिया, और आज हम वापस उस से बाहर निकल कर खड़े हो रहे हैं और दुनिया को दिशा देने की स्थिति में हैं, तो होने वाले। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का की जो मान्यता है वो ये है कि जो सनातन है, माने जो हिंदू है, ये जो नेशन है, ये हिंदू नेशन है, और व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया कमजोर होने के कारण, उसके अंदर देश प्रेम न होने के कारण, वो गड़बड़ होने के कारण, समाज में संगठन का जो भाव है वो कमजोर हुआ। उस कारण से हमारे देश पे आक्रमण हुए, हमें लूटा गया, और हम कहीं के नहीं रहे। उसके फाउंडर ने, डॉक्टर हेडगेवार जी ने उसको स्टेब्लिश किया। ही वॉज द डॉक्टर। 5 छोटे छोटे बच्चों से उन्होंने स्टार्ट किया। मतलब आज ये सोच के हैरानी होती है, आज 95-97 ईयर्स के बाद भी वो ऑर्गेनाइजेशन जो का तो उतनी ही उत्साह से आज काम कर रहा है जितना उसने तब शुरू किया था। कितना बड़ा विजनर रहा उसका फाउंडर, और जो कल्चरल अपलिफ्टमेंट दिखाई देता है उसके मूल में वह है, जब समाज निस्वार्थ भाव से खड़ा होने लगता है तब ये परिणाम आता है। तो संघ ने यही किया, और लगभग 4 या 5 जनरेशन उसमें क्रॉस हो चुकी हैं, और अभी उसका काम बाकी है। काम बाकी है।
अभी भी ऑब्जेक्ट्स पूरे कहाँ हुए हैं? भाई संघ का जो विजन है, एक होता है विजन, एक होता है मिशन। विजन उसका है वेलनेस ऑफ द ह्यूमनिटी, मानवता का कल्याण। हाँ जी। व्हेन आई यूज द वर्ड मानवता, तो उसका मतलब है हम पूरी इस प्लेनेट की बात कर रहे हैं। मानवता का कल्याण, वो उसका विजन है। राइट सर। इसलिए उन्होंने पूरे विश्व को एक परिवार कहा है। उसकी वनस्पतियों को भी, उसके अंदर जो एनिमल्स हैं, जो मनुष्य से इतर जगत है, उस सबको परिवार का हिस्सा ही माना है। तो वही, इसलिए वही नारा भारत का भी है, विश्व का कल्याण, मानवता का कल्याण। फिर रहा उसका मिशन। मिशन है हिंदू समाज के संगठन के आधार पर इस राष्ट्र को परम वैभव पर लेके जाना। ये है उसका मिशन, आरएसएस का। इसमें सब धर्मों के लोग कवर होगा? हिंदू जो शब्द है वो अम्ब्रेला है, हिंदू पंथ नहीं है। थोड़ा सा समझाओ सर। जैसे मैंने पहले बताया था कि पंथ, मत, मजहब के लिए 4 चीजें होनी चाहिए: उपास्य, उपासक, उपासना पद्धति और उपासना ग्रंथ। वो हिंदू के अंदर नहीं है। हिंदू एक जीवन जीने की पद्धति है। इट इज ए वे ऑफ लाइफ, जहां पर एक दूसरे का ख्याल रखते हुए काम चलता है, जिसकी संस्कृति सत्य पे आधारित है। इसलिए हिंदू जो है एक अम्ब्रेला है, बाकी सब उसके नीचे रहने वाले हैं। जैन है, जैन को आप धर्म कहें, धर्म नहीं है, वो एक पंथ है। बौद्ध एक पंथ है, सिख एक पंथ है, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और लेकिन इसका जो अम्ब्रेला है वो हिंदू है। मैंने तो ना अभी हिंदू समाज के संगठन के आधार पर इस राष्ट्र को परम वैभव पर लेके जाना। एक सवाल जो आपने नहीं पूछा कि राष्ट्र और देश क्या एक होते हैं कि अलग अलग होते हैं? हाँ जी। जब यूएनओ में योग को माना गया और योग को स्वीकार किया गया, योग का दिन बनाया गया, ये है संस्कृति का विषय। जब भारत की टीम दुनिया का मैच खेल के जीतती है, वो होता है देश का विषय। दोनों के बीच में जो मूल अंतर है वो है संस्कृति। राष्ट्र के लिए 3 चीजें होनी चाहिए: जन, भूमि और संस्कृति। जन्मभूमि और संस्कृति। और देश के लिए संस्कृति के बिना भी देश बनता है। जन और भूमि, देश, संस्कृति हो गया तो वो राष्ट्र हो गया। थोड़ा सा और इलेबोरेट सर। राज्य, राष्ट्र और देश, 3 शब्दों का। ठीक है सर। राष्ट्र के अंदर जन, भूमि और संस्कृति। जन्मभूमि और संस्कृति। ठीक है। देश में संस्कृति आवश्यक नहीं है, जन और भूमि चाहिए। जन और भूमि चाहिए। राज्य जो है की जो सीमा है, राष्ट्र के लिए जमीन ना भी हो तो भी राष्ट्र बन सकता है।
क्योंकि राष्ट्र का मुख्य आधार है संस्कृति। इज़राइल के पास जमीन नहीं थी, हाँ जी, यहूदी के पास जमीन नहीं थी। हाँ जी, वो लगभग 1400 से 1500 साल वो दुनिया के अलग अलग देशों में भटकते रहे, पर वो एक नेशन के रूप में विद्यमान थे, हाँ जी, एक राष्ट्र के रूप में विद्यमान थे। उनकी जो कल्चर थी वो उन्हें बचा के रखी हुई थी। तिब्बत है, हाँ जी, तिब्बत अधीन में है आजकल चाइना चाइना के। के, हाँ जी, तो तिब्बत भी एक नेशन है, हाँ जी, संस्कृति है सर उसकी, संस्कृति है। हाँ जी, जो राज्य होता है वो एक पॉलिटिकल होता है, हाँ जी, जहां तक किसी देश की राजनीतिक सीमा है उसको राज्य बोलते हैं। हाँ जी, तो इसलिए मैंने वर्ड जो यूज किया था मिशन में, हाँ जी, हिंदू समाज के संगठन के आधार पर इस राष्ट्र को परम वैभव पर लेके जाना, राइट सर, ये उसका मिशन है। नाइस सर। मैंने अभी ना एक पीछे पॉडकास्ट करी थी शम्मी कपूर जी के साथ। तो शम्मी कपूर जी एक्सपर्ट है फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वहाँ पर हमारा ना डिस्कशन चल रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल लॉज के बारे में सर। तो जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, क्रिश्चियन के लिए पर्सनल लॉ अलग है, और यहूदीज के लिए अलग है। तो मैंने उन्हें कहा फिर ऐसे सिख के लिए भी अलग होना चाहिए, जैन्स के लिए भी अलग होना। उन्होंने कहा नहीं, ये सब हिंदू सक्सेशन एक्ट में आएंगे। तो आज जो हमारी ऑडियंस ने पहले इसके बारे में सुना था कि ये सब इसी अम्ब्रेला के अंडर आते हैं, आज आपने उसका मतलब क्लियर कर दिया कि आपने बताया जो अलग अलग आपने बाइफिकेशन करके जो हमें दी सर। देखिए, हिंदू अम्ब्रेला है, हाँ जी, ये सब मत पंथ, हिंदू पंथ नहीं है, हाँ जी, हिंदू पंथ नहीं है, वो मजहब नहीं है, हाँ जी, वो मत भी नहीं है। हाँ जी, हिंदू जो है वो एक अम्ब्रेला है, उसके नीचे ये है। राइट सर, इसलिए भारत के अंदर इस्लाम भी, यदि भारत के पूर्वजों को अपना पूर्वज मानता है, तो वो भी हिंदू के अम्ब्रेला के नीचे ही है, ओके, क्योंकि पंथ है। जब इसका क्लैश है तब झगड़ा है। ओके। आज के टाइम में तो मैं एक बात बताता हूं आपको। हाँ जी, जब भीमराव अंबेडकर के मन में आया कि मुझे धर्म बदलना है अपना, हाँ जी, तो उनको ईसाइयों ने भी और इस्लाम मतालम्बे ने उनको उनसे मिलने गए कि हमारे यहाँ आ जाइए आप। क्योंकि हिंदू सोसाइटी के जो नीचे अंग उपांग थे, जाति वाली जो अंग उपांग थे, उसके अंदर भेदभाव था, अभी भी है, पर पहले से कम हुआ। तो भीमराव ने कहा मैं किसी भी ऐसे धर्म में प्रवेश नहीं करूंगा जिसका मूल भारत में नहीं है। इसलिए उन्होंने बौद्ध मत को स्वीकार किया। उन्होंने उसको बौद्ध धर्म बोला, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, क्योंकि बौद्ध धर्म को स्थापित करने वाले बुद्ध हैं और वो हिंदू है। उसका जन्म भारत की भूमि में हुआ है, हाँ जी, तो वहां कोई क्लैश नहीं है। उन्होंने कहा जो भारत के बाहर जिसका मूल है, ईसाइयत का मूल भी भारत से बाहर है और उसका मूल, पर यदि ये दोनों भारत के पूर्वजों को अपना पूर्वज माने, राम और कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं,
और इस धरा को, इस भूमि को प्रेम करते हैं, मातृभूमि को मानते हैं, तो वो भी उस अम्ब्रेला के हिस्से ही हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो बदलाव आए हैं, उसमें इन दो पंथों के लोगों ने भी यह मानना स्वीकार किया है कि हमारे पूर्वज राम और कृष्ण हैं, हम कन्वर्टेड हैं, हम बदले गए। जब ये 1000 साल का जो काल है, माने जब मोहम्मद गोरी जो है 1126-26 के आसपास जब इन्होंने यहाँ एस्टेब्लिश किया, उससे पहले जो आते थे लूट के ले जाते थे, पर फर्स्ट जो राजा के रूप में यहाँ पर एंट्री करी है वो गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुई है। ओके। उसके बाद अलग अलग जगह पर अलग अलग वंश चलते गए। हाँ जी। तो यहाँ तो रोज झगड़ा था, तो रोज झगड़ा था। तो उन्होंने मतलब अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके अब यहाँ पे एस्टेब्लिश होने शुरू हुए, हो गया, हुए ना, और उन्होंने वो कन्वर्जन किया। ओके। क्योंकि जो राजशाही को अपनी एस्टेब्लिश करने के लिए लोग इस रास्ते को अडॉप्ट करते हैं कि इनके मत को बदलो, इनके जो उपास्य हैं उनको बदलो। यदि वो बदल लिए तो आप लंबे समय तक जी पाएंगे, रह पाएंगे, ये तो विद्रोह हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये उनकी स्ट्रेटेजी थी एक तरीके से। ओके सर। अब अंग्रेजों ने भी यही किया ना। हाँ जी। अंग्रेजों ने ईसाइयत को, उनके जो ईसाई को मानने वाले जो उनके वो थे, जो उनके प्रचारक थे, वो आए यहाँ, उन्होंने बदलाव किया। जो गरीब तबका था उन्होंने पलट लिया। हाँ जी। अब तो उन्होंने दूसरा तरीका अडॉप्ट कर लिया, वो नाम भी नहीं बदलते। अब आपका नाम सुरेश रहेगा, केवल ऑन रिकॉर्ड में वो पंथ बदलवा देंगे आपका। ओके। संडे को आइए, चर्च में भाग लीजिए। नेम कन्वर्ट नहीं होता नॉर्मल। पहले नाम बदलते थे, तो वो सेवा के बदले कुछ सेवा कर दी, मदद कर दिया, उसके बदले उनको बदल लेते हैं। ओके। अच्छा सर, इसमें ना थोड़ा सा ना रूट कॉज की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप संघ से जुड़े हुए हैं। तो रूट कॉज कहीं ना कहीं, जैसे आपने बताया कि आपने जितनी मुझे नॉलेज दी, मेरे को इतनी नॉलेज टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं थी कि हिंदू धर्म का अर्थ क्या है, धर्म नहीं है पंथ है, और किस तरीके से हम गलत इंटरप्रिटेशन लेके बैठे हुए हैं। तो इसी चीज से ना एक मेन जो इशू आता है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम एक पार्ट है, आपके उस पर क्या विचार है? मैं एक आपको एक इकट्ठा क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे उसका कंक्लूसिव आंसर सर, ठीक है ना? प्लस आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो पद्धति है, उसे डाउनग्रेड करके दिखाना, जैसे कि हाथ से खाना ना खाना, चम्मच से खाना खाना, आपके धर्म की कमियां आपको गिनवाना, आपके पंथ की कमियां आपको बताना, यानी एक तरीके से सामने वाले को नीचा दिखा देना। ये एक तरह की स्ट्रेटेजी थी। अब मैं अगर बॉलीवुड की मूवीज की बात करूं, उसमें एक धर्म को ऊपर दिखाना, दूसरे धर्म की कमियां दिखाना, क्या ये सारी की सारी जो चीजें चल रही हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कोई भी पंथ क्या कहें, कोई भी समाज का हिस्सा जो अपने अंदर रिफॉर्म करता रहता है और फ्लेक्सिबल है, उसकी लाइफ ज्यादा होती है। जहां पर यह फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वह समाप्त हो जाता है। हमारी जो संस्कृति है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। उसको मानने वाले के लिए आवश्यक नहीं है कि वो पूजा पाठ ही करे, आवश्यक नहीं है। वो पूजा करना चाहता है पूजा करे, ना करना चाहता है ना करे।
लेकिन राम और कृष्ण उसके पूर्वज हैं, उसके हीरो हैं, ये तो वो मानता है। ठीक है, एक बात कही आपने एजुकेशन को लेकर, आज के जो डिवाइडेड भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव है। जब अंग्रेज था तो उस समय, मैं बात कर रहा हूं 1825-26 के आसपास की बात कर रहा हूं। उस समय तक ये दक्षिण एशिया के जो देश थे ये अलग अलग नहीं थे। श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, तिब्बत हो गया, बाद में पैदा हुआ ये बांग्लादेश हुआ, ये पाकिस्तान हुआ, ये पूरा एक ही था। यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा एजुकेशन के सेंटर थे। अंग्रेजों ने कि भाई इतने साल तक, नो मोर देन 900 ईयर्स तक इन पे हमले हो रहे हैं, कन्वर्जन भी हो रहा है, तो भी ये बचे हुए ही हैं। उसकी मूल वजह क्या है? हमारे यहाँ फॉर्मल स्कूल नहीं थे, हमारे यहाँ गुरुकुलीय पद्धति से पढ़ाई होती, और अधिकांशतया गुरुकुलों में 1 टीचर 1 स्कूल का कंसेप्ट था। जो प्रमुख गुरुजी हैं उसके शिष्य हैं, वो नीचे वालों को पढ़ा रहे हैं, वो नीचे वालों को पढ़ा रहे हैं, वो नीचे वालों को पढ़ा रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा स्कूल थे उस वाले भारत के अंदर। तो उन्होंने पहला काम 25 साल 26 साल रिसर्च करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो गुरुकुल है ये इनके कल्चर को बचाए हुए हैं, यदि हम इसको भंग कर दें तो भारत को खत्म करना आसान हो जाएगा। संस्कृति पर अब संस्कृति को कुठाराघात हुआ, माने गुरुकुल में तो संस्कृति बेस्ड एजुकेशन थी। हाँ जी, भारत की जो शास्त्र पद्धति थी उसके आधार पे थी। तो उन्होंने इन सबको मान्यता देने से इनकार कर दिया अंग्रेजों ने। ओके। और अपने स्कूल खोले, मिडिल स्कूल, कि जो यहाँ पढ़ेंगे उनको ही आप नौकरी देंगे। तो गुरुकुल पद्धतियों के स्कूलों को समाप्त कर दिया गया। दयानंद जी महाराज ने वापस इन गुरुकुलों को सर्वाइव स्टैब्लिश किया कि ये यही पद्धति हमारे लिए सबसे सर्वाधिक है, अंग्रेजी पद्धति ठीक नहीं है। अब अंग्रेजी पद्धति वो इस भारत की जमीन से जुड़ती नहीं है। अभी भी आप देखें, मान लो दीपावली पे आपके यहाँ पूजा होती हो, मेरे यहाँ पूजा होती हो, हम दिए जो है उनके ऊपर पानी फेर कर करते हैं कि ये जो है हमारे पूर्वजों के हैं, ये गाय के हैं, ये पक्षियों के हैं। हाँ जी, सबको अलग अलग करते हैं। पूरे साल भर के जो भी प्रोग्राम्स हैं उसमें पूरा इस बात का ध्यान रखा गया है कि सभी जीव जंतुओं का सम्मान रहे। हाँ जी, ये अंग्रेजी सिस्टम में नहीं है। रविवार को छुट्टी क्यों हो रही है? क्योंकि अंग्रेजों ने दी थी। हाँ जी, तो हमारी छुट्टी कौन सी थी? ये बताओ सर। हमारी छुट्टी जो है वो साप्ताहिक नहीं थी। हाँ जी, वो 15 दिन में एक बार होती थी। कैसे मतलब सर? वो जो पूर्णिमा का दिन है, हाँ जी, वो छुट्टी का दिन है। 15 दिन में एक दिन, 15 दिन में 14 दिन से लगातार काम करेंगे। करो। 12 दिन काम किया है ना। हाँ जी, इस्लाम में शुक्रवार कर ली, हाँ जी, क्रिश्चियन डे संडे कर ली। हाँ जी, हमने संडे को अडॉप्ट कर लिया हाँ जी, क्योंकि लास्टली तो अंग्रेजी था। हाँ जी, तो जो चल रहा था, क्योंकि सारा जो ढांचा जो बना है भारत में,
वो एज इट इज अडॉप्ट हो गया। अब शायद पहली बार ये होने जा रहा है कि हमारे जो मिलिट्री फोर्सेस हैं हाँ जी। उसके अंदर जो नाम है उनको बदला जाने वाला है। जैसे सर? कर्नल होता है, हाँ जी। कर्नल तो अंग्रेजी शब्द है, हाँ, अंग्रेजी शब्द है। ठीक है। वो भारत की दृष्टि से क्या नाम हो वो नाम बदले जाने हैं अभी। अच्छा, ये एक अभी लेटेस्ट परसों ही ब्रेकिंग बोला है न्यूज़। प्राइम मिनिस्टर ने, ओके सर। परसों ही बोला है, तो वो करना चाहिए। हाँ जी। अब एक बड़ी दिक्कत आ रही थी कि भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है हम्म। उसका अपनी मातृभाषा से ताल्लुक नहीं है। हाँ जी। इसलिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है जो इम्प्लीमेंट होने जा रही है उसमें प्राइमरी एजुकेशन आपकी मातृभाषा में ही होगी। यदि आप तमिलनाडु में हैं तो जो तेलुगु है हमारी वो मातृभाषा है, माने रीजनल लैंग्वेज हो जाएगा, रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है सर। या हिंदी है तो हिंदी हो जाएगा। हाँ जी। तो अंग्रेजी स्कूलों को भी हिंदी में पढ़ाना पड़ेगा। ओके। अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहे, ठीक है। हाँ जी। उससे क्या है कि अभी क्या है कि मान लो आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां पर जो उसका मटेरियल है वो बाहर का है। हाँ जी। मुझे मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ने की क्या जरूरत है? राइट। मुझे अंग्रेजी जो प्रोफेसर है इनको पढ़ने की क्या जरूरत है? मेरे यहाँ तो ऑलरेडी इतना मटेरियल है कि 50 साल तक आप सीरियल बनाते जाओ तो भी कम पड़ेगा। हाँ जी सर। हमारी पॉडकास्ट आपके साथ भी कम से कम 50 बन जाएंगी तब भी खत्म नहीं होगा। हाँ जी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज अ वेलकमिंग स्टेप ऑफ द करंट गवर्नमेंट। जब आप एजुकेशन पॉलिसी को करते हैं तब जाके 20-25 साल में आपके पास चेंज आपके हाथ में आता है। भारत का जो ग्रामीण अंचल है उसको अंग्रेजी की दिक्कत है, हाँ जी। ठीक है। वो आईएएस तो बन जाता है लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाता क्योंकि किताब अंग्रेजी में है। हाँ जी। सीए नहीं बन पाता, किताब अंग्रेजी में है। हाँ जी। वो हिंदी में की गई है, हाँ जी। डॉक्टर हिंदी में होने जा रही है। हाँ जी। जब इजराइल जैसा छोटा देश जब वो एग्जिस्टेंस में आया 1948 में, उन्होंने अपनी हिब्रू भाषा को अपनी भाषा बनाई, हाँ जी। सारा लिटरेचर सब उसमें किया, हाँ जी। आज एस्टेब्लिश है। आज मैक्सिमम साइंटिस्ट और जितने भी आपके बिलियनियर्स हैं वो आपके इजरायलीज ही हैं। ठीक है, सारा बैंकिंग बिजनेस उनके पास है। हाँ जी। देशभक्ति क्या होती है? जब लड़ाई अभी सामने हुई तो इजराइल के लोग जो अलग अलग देशों में थे वो अपने देश वापस आ गए कि हमें लड़ाई लड़नी है। हाँ जी। लोग भागते हैं वो अपने देश में। राइट सर। जापान की देशभक्ति के भी बहुत उदाहरण है। हाँ जी। जब अमेरिका और जापान के बीच में ट्रीटी हुई तो उनके यहाँ संतरा और चावल वो काफी पसंद करते हैं, जापानीज। तो उन्होंने वहां से एक्सपोर्ट किया। अब जब एक ट्रीटमेंट ट्रीटी है तो फिर आप माल खरीदते भी बेचते भी। हाँ जी। जापान के लोगों ने ना संतरा खरीदा ना चावल खरीदा, ओके। अल्टीमेटली वहां से उन्हें उठाना पड़ा। मतलब उन्होंने कहा हम खाएंगे तो अपने देश का खाएंगे, हम इम्पोर्टेड नहीं खाएंगे। ऐसे हम चाइनीज को गुड्स को हम। भाई हमें हमें अपने लोगों को खड़ा करना है। हाँ जी। हमारा 145 करोड़ का देश है। हाँ जी। ये जो एक सोच बनी हुई है कि साहब नौकरी, कितने लोग नौकरी हो सकते हैं जब तक कि लोग स्वयं आधारित स्वयं
स्वयं जो है उस बिजनेस एक्टिविटी में खुद शामिल ना हो। राइट सर। तो आपको अपने देश के प्रोडक्ट और अपने देश के सामान को ही खरीदना चाहिए। हाँ जी। क्यों खरीदना चाहिए ब्रांडेड? अपना भी तो ब्रांडेड है। बाहर वाले जो ब्रांडेड क्यों खरीदने चाहिए? हाँ जी। क्या सेम भावना हम भारतीयों में हो सकती है? और क्या चाइनीज प्रोडक्ट इतना ही जरूरी है हमारे लिए? देखिए, हमारा 140 करोड़ का देश है और हमारे यहाँ पर लेबर बड़ी मात्रा में है और लेबर दोनों तरह की है। हमारे पास स्किल्ड लेबर भी है और अनस्किल्ड लेबर भी है। इतना बड़ा जो ये जो फैक्टर है प्रोडक्शन का, बाकी किसी के पास नहीं है। हुआ ये कि जो कंज्यूमेबल आइटम्स भी हैं ये भी बड़ी बड़ी कंपनियों ने बनाने शुरू किए। गांधी जी ने स्वदेशी की बात की। गांधी जी ने कहा कि जब भारतीय भी अपनी फैक्ट्रियों में कपड़े को बनाते हैं तो वो भी स्वदेशी की भावना को समाप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमारे स्वदेशी का मतलब है कि ज्यादा लोगों को काम जाए। हाँ जी। और जब एक व्यापारी उस काम को करता है तो उतने जो हाथों को काम मिलता वो नहीं मिल पाता है। जो मुख्य बात जो थी गांधी जी की वो थी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, अर्थ का विकेंद्रीकरण होना। आज भी किसान जो जो किसानी क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं उनके पास 130 दिन 135 दिन का काम होता है, बाकी खाली होता है। जो आटा है, जो मसाले हैं, उनको बड़ी कंपनियों को क्यों बनाना चाहिए? पहले तो वो इनसे खरीदती हैं, स्टोर करती हैं कई कई महीने का, फिर विज्ञापन करती हैं, फिर बेचती हैं, फिर मार्केटिंग नेटवर्क से माल पहुंचता है। यदि यही काम डिसेंट्रलाइज लेवल पर हो, माने जो पैसे पहले आटा पीसता था, लोकल लेवल पर मसाला पीसता था, क्योंकि इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो डिसेंट्रलाइजेशन होने पर वहां पर काम मिलता है वहां के लोगों को, तो स्वदेशी की भावना बढ़ती है। राइट सर। तो बड़ी पूंजी लगाने से होता क्या है कि पूंजीवाद का जो कंसेप्ट है वो यूरोप का है। हाँ जी। तो वो पूंजीवाद का कंसेप्ट यदि भारत में भी हो तो उसके अंदर भी नीचे के लोगों का शोषण उसके दिमाग में आ जाता है। इसलिए स्वदेशी की जो भावना है उसमें कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। राइट सर। और उस दिशा में काम हुआ भी है। एमएसएमई। उनका पैसा टाइमली आए, हाँ जी। कानूनों में बदल किए गए हैं, नहीं आप लेट पेमेंट करोगे तो ब्याज देना पड़ेगा, हाँ जी। एक्शन हो जाएगा। रिपोर्टिंग में, ऑडिट रिपोर्टिंग में ये पॉइंट्स आए हैं। हाँ जी। उनको फंडिंग कंपैरेटिवली इजी हो, ये हुआ है। क्या होता है, एक बात आपने कही थी, जब कोई नेशन अपने पांव पे खड़ा हो रहा होता है
और जब नहीं होता तो क्या अंतर पड़ता है। मार्कोनी ये जो बेतार का तार माने कम्युनिकेशन जो है, इसका जो जो अन्वेषक है, इन्वेंटर बताया गया है मार्कोनी को। वास्तव में ये जगदीश चंद्र बसु की जो वर्किंग थी उसके आधार पर उसने उसको किया था। जब जगदीश चंद्र बसु के 100 वर्ष पूरा होने पर कलकत्ता में कार्यक्रम हुआ तो मार्कनी का जो ग्रैंड सन था वो खुद आया था। उसने ये बात कही कि भाई इसके इन्वेंशन में दादा नहीं थे, जगदीश चंद्र बसु थे। उस केस को लड़ने के लिए भी भारतीयों को बहुत जोर लगाना पड़ा, तब जाके प्रूव हुआ कि मार्कनी उसका इन्वेंटर नहीं था। ओके। लेकिन अंग्रेजों का टाइम था, उन्होंने मार्कनी को दिया कि वो इन्वेंटर है। हाँ जी। जब समय बदला तो फैक्ट माने भारत आजाद हुआ तो ये बातें भी सामने आई निकल के। तो आज की तारीख में वायरलेस का इन्वेंटर जगदीश चंद्र बसु है, मार्कनी नहीं है। ये एक नई सेंसेशन। फैक्ट है ये। तो कहने की बात यह है, जब आप अपने बल पर खड़े होते हैं तो लोग आपको 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 मूल्य देते हैं, आपको आपकी कद्र करते हैं। आज यदि दुनिया में जो जीडीपी जो प्रतिशत बढ़ रही है वो भारत की बढ़ रही है। हाँ जी। सारी एजेंसीज इस बात को अप्रिशिएट कर रही हैं, बाकी देशों में नहीं है ये बात। अब इसके अंदर बाहर के लोगों का भी इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब एक सवाल खड़ा होता है कि जो स्वदेशी का जो मुद्दा है, जो बाहर से जिन्होंने पैसा लगाया वो पैसा यहां से ले जाएंगे। हाँ जी। तो ये स्टेजेस हैं। इस स्टेज में हमने कर लिया ये, आपने लोगों में काम खड़ा करना है। आपके पास जब पूंजी होगी नहीं, जिस प्रकार से ब्रिजिंग फाइनेंस होता है, अभी मेरे पास सामान नहीं तो मैंने कहीं से अरेंजमेंट कर लिया। हाँ जी। तो अल्टीमेटली भारत के लोगों को ही खड़ा होना है। भारत की पूंजी, भारत की तकनीक, भारत की लेबर, भारत का ज्ञान, इसके आधार पे चीजें हों। राइट सर। पर यह भी तब होगा जब भारत के सामान्य लोगों के अंदर ये बात पैदा हो कि हमें अपने देश में निर्मित, अपने ही लोगों को मिलने वाले मुनाफा मिलने वाली कंपनी का माल हम खरीदें। हम केवीआईसी जो केवीआईसी की जो विलेज इंडस्ट्री है, वो जो माल पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं, जो गांधी आश्रम में बिकता है, उसका माल खरीदें। हमारे द्वारा थोड़ा सा माल खरीदने पर भी उनको बल मिलता है। हाँ जी। अब वो तो क्योंकि जो विलेज इंडस्ट्री है उसके अंदर 3 लाख की पूंजी लगने पर एक व्यक्ति को काम मिलना चाहिए और वो रूरल एरिया में होना चाहिए। ओके। तो उससे बड़ा भारी परिवर्तन आता है। जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो सेंट्रलाइज नहीं होने चाहिए, इंडस्ट्री का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। क्योंकि पूंजी का ये दोष है कि जिसके पास जितनी ज्यादा पूंजी का संग्रह होता है वह उसके अंदर उतना ही शोषण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है।
ओके। ये पूंजी का दोष है। पूंजीवाद का दोष है। तो यदि प्रोडक्शन ज्यादा लोगों के द्वारा होगा, मास प्रोडक्शन चाहिए, बट इट शुड बी बाय द मासेस, ज्यादा लोगों के द्वारा होना चाहिए। जो तकनीक आज की तारीख में आधुनिक तकनीक आ रही है, उसको एकोमोडेट करते हुए हम अपना उत्पादन बढ़ाएं, क्योंकि इतना बड़ा बाजार किसी के पास नहीं है। हाँ जी। और उसके बाद उसके साथ ही भारत के चारों तरफ, चीन को एक बार छोड़ दीजिए, बड़ी पॉपुलेशन वाले देश हैं हाँ जी। जहां पर सस्ती ट्रांसपोर्टेशन से माल का एक्सपोर्ट किया जा सकता है। हाँ जी। तो हम हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो, इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर ने बात बोली है कि भाई आप स्थानीय चीजों को आप दें, बल दें, उनका सामान नहीं, हाँ जी। और फिर ग्लोबली काम करें, वोकल फॉर लोकल एंड वर्क फॉर ग्लोबल। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी एक रिक्वेस्ट करी है। कहते मैं बड़ा बिग फोर का नाम सुनता हूँ, कहते हैं उनका हमसे हमारे सी इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि बिग फोर सारी की सारी बाहर की कंपनीज क्यों हैं, भारत की कोई कंपनी क्यों नहीं बन सकती, बना के दिखाओ। आप बताओ सर, आप कैसे बनवाएंगे? इसमें एक चीज और ऐड करूंगा सर, आज की ना जो यंग जनरेशन है ना सर, उसके मन में कहीं ना कहीं एक ना बात डाल दी गई है कि अगर आपने किसी एक बड़ी बिग और फोर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपनी आर्टिकलशिप नहीं करी, अगर आपने काम नहीं करा, तो आपका भविष्य खराब है। तो आप उनको क्या इसके थ्रू मैसेज देना चाहते हो? और मेरे को जो साधना है हमारी आर्टिकलशिप 2 साल की, आप उसे ऐसे साधना देखते हैं, मतलब जैसे आप धर्म के तरीके से आपको बताना है, धर्म में जो आप ये आर्टिकलशिप जो आप ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसका क्या महत्व है, स्टूडेंट को, एक एक विद्यार्थी को कैसे इसके अंदर इसे देखना चाहिए? देखिए, हमारे पास सीएस के पास जो आर्टिकल आता है, वो लाइफ का सबसे प्राइम टाइम होता है उसका, ट्रेनिंग ड्यूरेशन। हाँ जी। उसमें सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ज्यादा है कि वो उससे काम कराएं, उसको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दें। बहुत बार ये देखने में आता है कि ये लोग ऐसी फर्मों में चले जाते हैं जहां पर उनके ऊपर कोई अच्छा नियंत्रण नहीं होता, और वो अपना 2 साल, 2.5 साल, 3 साल खराब कर देते हैं। हाँ जी। और जब सीए बन जाते हैं तो वो अपना काम करने से हिचकते हैं, इसलिए वो प्रोफेशन में, प्रैक्टिस में नहीं आते, ये सब नौकरी में जाते हैं। हाँ जी। नौकरी में जिनका काम बड़ा है, जहां वो करते हैं, वहां पूंजीवाद की थ्योरी है कि व्यक्ति को आप उसका सर्वांगीण विकास मत करो, उसका पार्शियल डेवलपमेंट करो, जिससे कि उसके पंख नहीं होंगे तो वो उड़ के नहीं जाएगा, वो वहीं पे काम करता रहेगा। यदि जो है एक सीए बना, उसको बिग फोर ने रखा, तो वो उसको पूरे काम में के थ्रू गो थ्रू नहीं कराते, वो एक 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 पार्ट पे कराते हैं। उस पार्ट को, केवल उस पार्ट के आधार पर वो
बड़े शहरों के छोड़ करके बाकी स्थानों पर उसका कोई स्कोप नहीं है। ओके सर। वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाँ जी। प्रैक्टिस करते तो वहां फिर वो जब तुलना करते हैं कि वहां से होने वाली आय और जब नौकरी कर रहे थे वहां से होने वाली आय में अंतर है। हाँ जी। नौकरी में क्यों गए थे? नौकरी में गए इसलिए थे कि क्योंकि उन्हें काम करना नहीं आता था। जब वहां काम किया तो वो काम ऐसा हुआ, वो केवल बड़े जो शहर है जहां पर उसके एक्सपर्टाइजेशन की आवश्यकता है वहां वो क्षेत्र में उन्हें काम किया, वो काम वही मिलता है। उस क्षेत्र के भी उस छोटे से पार्ट पे काम क्षेत्र करा। के पार्ट पे किया पार्ट पे करा। किया तो उसके पंख कट गए, तो वो वही पड़ा रहता है हाँ जी। और पूरा जीवन उसका निकल जाता है। हाँ जी। वो इतनी गहराई में जा ही नहीं पाता, सोच ही नहीं पाता। वो जॉब प्रोवाइडर ना होकर जॉब सीकर में हो गया है, हाँ जी। जो जॉब ढूंढता है। तो यदि ट्रेनिंग वाला पार्ट जो है ये टाइट हो, ये सीएस पे डिपेंड करता है। हाँ जी। तो वो मतलब उससे अच्छे से काम कराएं। वो यदि काम सीख जाएगा तो प्रैक्टिस भी अच्छा करेगा, नौकरी यदि करेगा तो वहां भी अच्छा करके देगा, तो उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा, तो उसके पंख नहीं कटेंगे, हाँ जी। तो वो हैंडीकैप नहीं होगा। वो फ्री बर्ड है, वो अपनी फ्री प्रैक्टिस बर्ड है, करे, जॉब करे, जो मर्जी करे। कुछ भी करे। हम तो यही देखते हैं। हम अपने यहाँ तो हम तो बहुत काफी टफ ट्रेनिंग है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो जो है यदि हमको लगता है कि ये ठीक काम नहीं कर रहा है, इसके अंदर जो है लूजनेस है, लापरवाही है, तो मना कर देते हैं, भैया कहीं और चले जाओ। अच्छा, वैसे वैकेंसी है आपके यहाँ? है ना? ठीक है। तो यानी जो पॉडकास्ट देख रहा है और अगर आपको आना है अनिल सर के पास इन हरिद्वार टू लर्न द क्वालिटी वर्क, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और ईमेल आईडी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जिस पे आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, वो बहुत जरूरी पार्ट है। राइट सर। मेरे को इसमें ना थोड़ा सा ना, आप जो अर्जुन हो गए, भीम हो गए, इन्होंने भी आर्टिकलशिप करी थी, मतलब जितने भी हमारे भगवान हैं, जितने भी इनकी स्टोरीज पढ़ते हैं हम। ये जितने भी जिनकी अपने नाम की बात आप कर रहे हैं, इन सब ने घर छोड़ करके गुरुकुलों में पढ़ाई की। हाँ जी। वहां प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई, हाँ जी। वहां से ये लोग सीखे। तो वो आर्टिकलशिप थी। वो आर्टिकलशिप और पढ़ाई तो एक ही बात है, वो एजुकेशन का ही पार्ट है। हाँ जी। आज आपने एमबीए किया, हाँ जी। उसको काम नहीं मिलता। हाँ, बहुत। आईटीआई, आईटीआई, हाँ जी। आईआईटी नहीं कह रहा हूँ, आईटीआई, वेल्डर वाली है, प्लम्बर वाली है, हाँ जी। उन कामों को अब बीटेक वाले करने लगे हैं। और और आज की तारीख में आईटीआई लोग करते ही नहीं है। जितनी आईटीआई सरकार ने बनाई हुई है वहां पे आदमी आते नहीं। हाँ जी। और जो जिसने बीटेक किया है वो बहुत कम छोटे से सैलरी पर काम स्टार्ट करता है। हाँ जी। इसकी तुलना में जो बहुत कम पढ़ा लिखा है, प्लम्बरिंग का काम जानता है, नाई का काम जानता है, जो गाड़ियों की रिपेयर का काम जानता है, जो वेल्डिंग का काम जानता है, उनकी आय कहीं ज्यादा है। हाँ जी। क्योंकि ये बाकी लोग जो है ये अपना काम ना करके ये जॉब सीकर है। जब तक यदि ये अपना काम स्वयं करने लग जाएं तो 10 लोगों को काम देने की स्थिति में होंगे। हाँ जी। और जो इनका ये जो पढ़े लिखे हैं इनके पास क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है, हाँ जी। उस कारण से हेल्पलेस है। राइट आखिर सर। कौशल जो हुनर योजना, कौशल योजना जो सरकार ने चालू कौशल की है, विकास योजना। वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही तो है वो। हाँ जी सर। जब ये बात समझ में आ गई कि भाई कि एजुकेशन में जब तक प्रैक्टिकल पार्ट नहीं होगा वो एजुकेशन किसी काम की है ही नहीं। राइट सर। और यदि उस पर नहीं रखते हैं तो उलझन खड़ी है।
हाँ जी। तो वो एजुकेशन होने पर भी डॉक्टर है और वो पढ़ के आ इंजेक्शन जाए खाली बस। इंजेक्शन नहीं लगा पा रहा है, हाँ जी। इंजेक्शन नहीं लगा पा रहा, पेट को फाड़ नहीं पा रहा, सिलाई नहीं कर पा रहा, हाँ जी। तो सक्सेस कैसे होगा? ये तो प्रैक्टिकल करने जाएगा ना, राइट सर। कि जब हमने ब्लेड लगाया तो वहां से जब खून निकलता है, यदि उसको प्रैक्टिकल करना 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 सीखा नहीं उसने, तो जैसे ही ब्लड निकलेगा हाथ पांव कांप जाएंगे उसके। हाँ जी। तो एजुकेशन, थ्योरेटिकल एजुकेशन इज प्रैक्टिकल एजुकेशन, ये सभी में ही करना चाहिए, उसके बिना काम नहीं बनेगा। अब सर इसमें ना मैं अर्थ को जोड़ रहा हूँ। आपने मेरे को धर्म और कर्म तो बता दिया क्या करना चाहिए। इशू बताऊं क्या आता है। जो ट्रेनी आ रहा है ना, वो आपकी फीस देख रहा है। आपको वो कह रहा है कि सीए इंस्टीट्यूट ने मिनिमम अब मेरे ख्याल से 5,000 10,000 शायद कर दिया है शायद इंस्टीट्यूट ने, या अभी मैं पुराना वाला चलूँ तो 2,000 3,000 2,500 3,000 का अभी जो मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड रेट है वो चला, मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड रेट है। वो कह रहे हैं वी हमें तो 2,000 मिल रहे हैं, बट लेकिन जो हमारे साहब हैं वो एक फॉर्म मतलब जो हमसे एक काम करा रहे हैं उसके ही वो ले रहे हैं। हम 30 काम कर रहे हैं तो वो 60,000 कमा रहे हैं और हमें 2,000 ही दे रहे हैं। तो यहाँ अर्थ बहुत नेगेटिव काम कर रहा है, इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, यदि आपने पढ़ने वाले बच्चे को पैसे की तरफ आपने उसकी आंखें या पांव बढ़ाया, तो वो काम करना सीख ही नहीं पाएगा। इसलिए वो अमाउंट मिनिमम भी रहना चाहिए। हाँ जी। मुद्दा, क्योंकि कल तो पैसे मिल ही जाएंगे ना उसको। जो आज कर रहे हैं, हमने तो 60 रुपए में स्टाइपेंड पे काम किया। कौन से साल में सर? मतलब लाइक इन विच ईयर आपके आर्टिकल? 85। 85 में मतलब 60 रुपीज मिलते थे? 60 रुपए था पहले महीने का, अच्छा दूसरे सर। का 90 था या 150 था, तीसरे सेकेंड का ईयर या मतलब? ट्रेनिंग के फर्स्ट में 60 रुपया, ठीक है सर। दूसरे में 150 रुपया, तीसरे में 300 रुपया। अच्छा सर, और आपने कोचिंग ले सेल्फ ली, स्टडी करी थी? सेल्फ स्टडी। ओके, नाइस सर। मैंने सारी कोचिंग ली थी। हाँ। तो हाँ, अब इसमें अर्थ जो है, अर्थ अर्थ आप कह रहे हो कि अर्थ कब अर्थ लगना देखिए, चाहिए? ऐसा स्टाइपेंड जो है वो एक बहुत छोटा ही रहना चाहिए, राइट। उसमें कुछ गलत नहीं है। आप यदि देखें कि यदि सीए की ट्रेनिंग करने के बाद लड़का नौकरी करने लग जाता है तो उसका सीए पास होना ही मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। क्या वजह है उसकी? अर्थ में उसकी फंस गया। वजह है उसका जो इंक्लाइनेशन है वो पैसे की तरफ हो गया, हाँ सर। तो मेन फोकस हट गया। हाँ जी। तो हमें ट्रेनिंग में फोकस काम पे देना है कि उसके पैसे पे देना है? कर्म पर। तो फोकस पैसे पे नहीं होना चाहिए। हाँ जी। इसलिए वो जो सोचा है वो ठीक है, गलत नहीं है। अमाउंट मतलब इतना भी कम ना हो कि वो बिल्कुल लगे ही नहीं, हाँ जी, मतलब रीजनेबल होना चाहिए, पर वो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। कि उसके बेसिक आने जाने का ट्रैवलिंग वो निकल जाए। वो नहीं। अब सर थोड़ा सा घूमते हैं वापस, स्पिरिचुअलिटी पर आते हैं, क्योंकि आपसे धर्म और कर्म यही हमारा थीम है। मेरे पास 3 शब्द हैं, उस 3 शब्द को आपको मुझे प्लीज समझाना है। जन्म, जीवन और मृत्यु। तो इसमें तो भाई शुरू हुए समाप्त हो गए, हाँ सर, बीच में जीवन आ गया। जीवन आ गया। तो मेरे को आप इसके बारे में सर धर्म और कर्म से जोड़ के बताइए सर। देखिए, हमारी मान्यता है पुनर्जन्म, पुनर्जन्म होता है। मरने के पश्चात जो नॉलेज उस आत्मा में रहती है, शरीर तो नष्ट हो जाता है, जहां वो पहुंचती है वहां से उसका आगे डेवलपमेंट शुरू होता है, फिर जाके शरीर ग्रहण करती है। इसमें एक छोटी सी कहानी है। कहानी क्या सत्यता है। एक योगी हुए हैं, रांची में उनका आश्रम है।
योगानंद जी, उनके आश्रम में कई बच्चे रहते थे। एक बच्चे का वो हाथ देख रहे थे, उन्होंने कहा, अरे तेरा जीवन तो बहुत कम है। और ये बात कह के वो चुप हो गए। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि इस बच्चे को यहाँ से बाहर मत जाने देना, और वो बाहर चले गए। चले गए बाहर। हाँ, स्वामी जी चले गए, योगानंद जी। अच्छा। बच्चा स्कूल में वही आश्रम में था, वो चले गए। तो उसके पिताजी 5-6 दिन बाद आए, ये बच्चा मुझे लेके जाना। कलकत्ता का वो बच्चा था। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मना कर गए हैं कि बच्चे को नहीं देना है। बात कहा सुनने में इतनी बढ़ गई, उसे मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा आपको, और बच्चा अपना ले गए। योगानंद जी कुछ दिन बाद लौटे। आते उन्होंने बच्चे के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि भाई आपने जाने क्यों दिया बच्चे को, ऐसी ऐसी बात हुई। वो 5-7 मिनट बैठे आश्रम में। उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूँ। वो कलकत्ता चले गए। जब वो उतर के रेलवे स्टेशन से जा रहे थे, तो रास्ते में ही उनको उसकी जो यात्रा है, शव यात्रा, वो उन्हें दिखाई दी। वो बच्ची की डेथ हो गई थी। तो उनके पिता से कहा कि भाई आप क्यों लाए, ये डेथ हो गई, वो हो गया। ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है, वो जा रहे थे कलकत्ता में ही, उन्हें कुछ मस्तिष्क में कुछ आवाजें हुई। वो एक घर में गए, दरवाजा खटखटाया, उनसे पूछा कि आपके घर में बच्चा होने वाला है। बच्चा जो होगा इसी तरह का होगा, वो ऐसे बाल होंगे। हाँ जी। जब ये हो जाए तो मुझे इसकी सूचना देना, क्योंकि जो बच्चे की माँ थी, भाई बच्चा तो टाइम में नहीं हुआ था। हाँ जी। क्योंकि ये जो बच्चा था, जो इसकी डेथ हुई थी, हाँ जी। उसको वहां जन्म लेना था। हाँ जी। फिर बच्चे ने जन्म लिया, फिर वो आए, फिर उन्होंने बच्चे को आगे उन्होंने पढ़ाया बढ़ाया, वो सब उन्होंने किया। तो जो पुनर्जन्म में बच्चा हुआ था वो भी योगानंद जी के पास रहा। रहा। हाँ। ओके। ये घटना योगानंद जी ने अपनी किताब में लिखी, जी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगा, योगानंद की किताब है उनकी, उसमें उन्होंने लिखी। राइट सर। जैसा उन्होंने बताया बच्चा वैसा ही हुआ। जी। हम पुनर्जन्म को मानते हैं, तो मरने के पश्चात वापस वो शरीर में आत्माएं प्रवेश करती हैं। यही बात कृष्ण ने भी कही है। जी। ये शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा चली जाती है, वापस शरीर धारण करती है। तो स्वर्ग नरक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है या यहीं पर है? स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट इस हिसाब से तो नहीं है। हाँ, क्योंकि एकदम से वहां पर उनकी मृत्यु हुई, यहाँ जन्म हो गया। हाँ, मतलब कुछ दिन वो आत्मा जो है वो भटकती रही कुछ दिन। अच्छा। इससे सामने आए हैं पुनर्जन्म के, जैसे
एक ब्रिटेन और जर्मनी में 2 अलग-अलग लोग मरे। हाँ जी, उसके बाद दोनों जिंदा हो गए। मरने के उपरांत। ब्रिटेन वाले के शरीर में जर्मनी वाला शरीर घुस गया, आत्मा उसमें वो घुस गया। वो जर्मनी बोल रहा था, वो ब्रिटिश बोल रहा था, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो गीता प्रेस ने पुनर्जन्म और परलोक एक किताब है, उनका अंक है। हाँ जी, उसमें ऐसी घटनाएं बहुत सारी लिखी है उन्होंने। ओके। किताब का नाम सर? पुनर्जन्म और परलोक, पुनर्जन्म और परलोक, राइट। गीता प्रेस की है। हाँ जी, उन्होंने छापा, पूरा अंक छापा इसके ऊपर। ओके, उसमें ऐसी घटनाओं का बहुत उल्लेख है। तो राइट सर। अब हम थोड़ा सा इसे कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। इन द एंड सर, मैं चाहता हूं कि आप हमारे जो पूरा आज का डिस्कशन हुआ है, आप उसे प्लीज कंक्लूड करें। कंक्लूड आपको करना है धर्म और कर्म पर सर। देखिए, जैसे मैंने शुरू में ही मैंने बोला कि धर्म का अर्थ कर्तव्य से है, माने उद्यम से है। इसलिए कहा गया है कि उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम यत्र षडते वर्तन्ते तत्र देवता सहायक। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम, जब ये 6 गुण किसी व्यक्ति में अवस्थित हो जाते हैं, लोकेट हो जाते हैं, तो देवता भी उसकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम, 6 गुण है ये। तो जो धर्म और कर्म, कर्तव्य और कर्म, सत्य और कर्म, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब ये नहीं होता है तो नैतिक और अनैतिक होने लगता है। तो व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब वो कर्तव्य का पालन करेगा तो जो अभिष्ट, जो उसे चाहिए, वो सब देने के लिए परमात्मा उपस्थित हो जाएंगे, प्रोवाइड करेंगे। वेरी नाइस सर। तो थैंक यू सर, आज हमें समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ अनिल वर्मा सर, जिन्होंने आज धर्म और कर्म को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हमें समझाया और इसकी महत्वता, और साथ में जो हमारे मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे डाउट्स थे कि धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है और पंथ क्या होता है, ऐसी बहुत सारी इन्होंने हमें आज नॉलेज की बातें बताई। मैंने सर से रिक्वेस्ट करी है कि हम आपसे एक बार और फिर से जुड़ेंगे, जिससे हम और ज़्यादा आपका जो ज्ञान है उसको अपने अंदर धारण करेंगे। तो सर ने हमें उसकी परमिशन भी दी है। तो इसी के साथ आज की पॉडकास्ट को हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू अनिल चलिए, सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और ऐसी चर्चाएं जितने ज्यादा लोग